इधर देखिए, ये हमारा पड़ोसी देश है चीन। ये बताया जाता है चीन की तुलना अजगर से की गई है। एक अजगर सर्प होता है, वो किसी भी जीव को निगल सकता है। तो वैसे ही चीन है। चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चीन की कभी इनसे पटरी नहीं खाई और ना खाएगी। जो छोटे पड़ोसी देश हैं उसके, उनको अपने में मिलाना चाहता है। कोई डायरेक्ट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो इनडायरेक्ट तो मिलेगा ही। तो आज इसी देश को हम चीन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं चीन का ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये इस क्षेत्र का विकास कम है। चीन के इस वाले क्षेत्र का जो है, इसका विकास कम है। और इस वाले क्षेत्र का जो है, इधर का, इसका विकास ज़्यादा है। और चीन के इस क्षेत्र को मंचूरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंचूरियन। चीन का जो मंचूरियन क्षेत्र है ना, ये खनिज संपदा में ज़्यादा संपन्न है। खनिज संपदा में ज़्यादा संपन्न है। और ये बताया जाता है यहाँ पर्याप्त मात्रा पे लोहा, कोयला, तेल, गैस, बहुत सारे आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरी बात ये भी बताया जाता है, चीन का जो ये मंचूरियन क्षेत्र है, 1949 के पहले चीन का नहीं था। 1949 के पहले इस मंचूरियन क्षेत्र पर कब्जा जापान और रूस का था। क्यों? इसी मंचूरियन क्षेत्र को लेकर के सन 1904 और 5 ईस्वी में रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जापान जीत गया था और रूस हार गया था। और जापान को एक वर्ल्ड लेवल पर एक अलग पहचान मिली थी इसी युद्ध के कारण, कि एक छोटा सा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े देश से जीत गया। और इस क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा जापान का हो गया। लेकिन जब 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया, तो जापान की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। जब जापान की अर्थव्यवस्था डगमगाई तो उसी बीच में क्या हुआ, ये मंचूरियन क्षेत्र को जापान को छोड़ना पड़ा। और इस मंचूरियन क्षेत्र पर कब्जा किसका हो जाता है? रूस का हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1949 में इस मंचूरियन क्षेत्र को चीन अपने अंडर ले लेता है। रूस के हाथ से भी ये मंचूरियन क्षेत्र निकल जाता है। और आज वर्तमान में ये मंचूरियन क्षेत्र किसके पास है? तो चीन के पास है। और ये भी बताया जाता है कि चीन की 75% जो आबादी है वो इसी मंचूरियन क्षेत्र के अंतर्गत निवास करती है। और ये भी बताया जाता है कि चीन के जितने भी बड़े महानगर हैं, जो विकसित शहर हैं, वो सब इसी क्षेत्र में स्थित हैं। जैसे कि चीन की जो राजधानी है, जिसे कहा जाता है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग तो है, लेकिन चीन का सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़ा बंदरगाह वो संघाई है। यहाँ पर चीन की राजधानी बीजिंग और उसका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह कौन सा है? संघाई है, चीन का है। इतना आप याद रखना। वो भी कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसी मंचूरियन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस नक्शे में, यहाँ पर ये दो देश आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है उत्तर कोरिया और नीचे वाला है दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कितने डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखना 38 डिग्री उत्तर अक्षांश। उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से कितने डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है? 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से क्या करती है? अलग करती है। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गई? तो अब देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है ना, ये भी एक समय इसी मंचूरियन क्षेत्र का ही हिस्सा था। बाद में अलग देश बने, लेकिन पहले मंचूरियन क्षेत्र का ही हिस्सा था। यहाँ पर एक सी है जिसे हम कहते हैं पूर्वी चीन सागर। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर पर पूरी तरह कब्जा चीन का है। जापान को वो नहीं दे रहा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को भी नहीं दे रहा, पूरा कब्जा चीन का। क्यों? क्योंकि समुद्री जल कानून को चीन नहीं मानता। दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं
जो समुद्री जल कानून को नहीं मानते, और कुछ देश ऐसे हैं जो समुद्री जल कानून को मानते हैं। आपको समुद्री जल कानून किसी दिन बाद में बताएंगे विस्तार से, ठीक है, कि कितने नॉटिकल मील तक कौन सा देश अपनी सीमा बना सकता है, मछली पकड़ सकता है, साफ़ सफाई कर सकता है, टैक्स ले सकता है, ये आपको टोटल बताया जाएगा। एक स्पेशल क्लास रहेगी समुद्री जल कानून की, ठीक है। अब आगे चलें। चीन के इस साइड पर देखिए, इस साइड पर ये तो पूर्वी चीन सागर हो गया, और यहाँ पर जो है ये है दक्षिणी चीन सागर। ये दक्षिणी चीन सागर पर भी चीन का पूरी तरह कब्जा है। यहाँ पर चीन की नौसेना लगी हुई है और बिंदास अपना काम करते हैं। और इस जगह एक कहावत बिल्कुल ज़्यादा सिद्ध होती है, सटीक बैठती है कि जबरा की चले कि लबरा की। अब ये छोटे छोटे देश हैं, ये बड़ा देश है, इसके पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सेना भी ठीक ठाक है, अर्थव्यवस्था भी इसकी ठीक ठाक है, दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। बताया जाता है चीन की जो जीडीपी है वो 20 ट्रिलियन डॉलर है, और अमेरिका की जो जीडीपी है वो 21 ट्रिलियन डॉलर है, और हमारे देश की कितनी है? 3.5 ट्रिलियन डॉलर। अब बताइए 3.5 ट्रिलियन डॉलर किसकी है? भारत की है। तो हम कहीं ना कहीं इनसे बहुत पीछे हैं कि नहीं है? अब 20 ट्रिलियन डॉलर इनकी जीडीपी है, तो अब इनके सभी देशों को मिला देंगे तो 20 ट्रिलियन नहीं पहुंचेगा। तो एक बार अगर ये हौक देगा ना, तो बताओ ये भाग चलेंगे कि नहीं भाग चलेंगे? भाग चलेंगे ना, ठीक है। तो अब मजबूरी में ये देश चीन की सुनते हैं, मजबूरी में, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर पर ये समझ लीजिए कि चीन जैसे कि एक तालाब होता है और उस तालाब में भैंसा नहाता है, नहाता कि नहीं नहाता? सेम वही कैटेगरी है दक्षिण चीन सागर में चीन की, भैंस के जैसे लौटता रहता है। कोई उसे कहने वाला नहीं कि इस जगह नहीं उस जगह लौट, कोई नहीं कहने वाला, पूरा कब्जा है दक्षिण चीन सागर में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता, ये आप छोटा सा देश देख रहे हैं, इसे कहते हैं ताइवान। क्या कहते हैं? ताइवान। बताया जाता है कि ये ताइवान पहले क्या था? चीन था। पहले क्या था? चीन था, और अब ये बन गया ताइवान। और चीन ने क्या किया कि ताइवान को अभी भी अपना ही मानता है। और यही कारण है कि जो देश चीन से व्यापार करते हैं, दूसरे देश एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, दोनों बातें, चीन वन चाइना पॉलिसी पर साइन करा लेता है। वन चाइना पॉलिसी पर वो साइन करा लेता है। वन चाइना पॉलिसी ये होती है कि जो देश चीन से व्यापार करेगा, तो इस पॉलिसी के थ्रू ये कहा जाता है कि जो ताइवान है वो चीन का है। आप ताइवान को चीन का मानते हो, तब साइन करो, तब आपको सामान देगा, अन्यथा नहीं देगा। और हमारा भारत भी वन चाइना पॉलिसी को पालन करता है। जब हम लोग चीन से कोई सामान लेते हैं ना, तो हम लोग भी वन चाइना पॉलिसी पर साइन करते हैं। अब ये समझ लीजिए, हमारा भारत भी साइन करता है। हाँ, और यही कारण है कि ताइवान अलग देश नहीं बन पा रहा। ताइवान को अलग देश का दर्जा दिया ही नहीं जा रहा। कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यही कारण है, क्योंकि वो वन चाइना पॉलिसी पर पहले साइन करा लेता है कि आप ताइवान चीन का क्या एक अभिन्न अंग है। जैसे कश्मीर हमारा है, भारत का एक अभिन्न अंग है कि नहीं? ये कारण है। चले आगे। बताया जाता है चीन दुनिया का एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है, जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। कौन कौन से देश चीन से जुड़े हैं? रूस जुड़ा है, मंगोलिया जुड़ा है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ठीक है। पानी को ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, ठीक है। फिलीपींस भी है, वियतनाम है, लाओस है, तुम्हारा क्या बोलते हैं, यमन नहीं, म्यांमार है, और भूटान है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है। ये दुनिया के ऐसे देश हैं। अफ़गानिस्तान चीन से नहीं जुड़ा है, ठीक है। अफ़गानिस्तान तजाकिस्तान से जुड़ा है। ये आप देख रहे हैं, ये है ना, अफ़गानिस्तान चीन से नहीं जुड़ा है, ये वाला है ये, ठीक है। ये ऊपर तजाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो तजाकिस्तान, पाकिस्तान चीन से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये देश है, देखिए, कजाकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, रसिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, और उसके बाद ये देखिए
उत्तर कोरिया हो गया, रसिया हो ही गया। पानी से अगर हम बात करें, जल से, तो दक्षिण कोरिया जुड़ा, ताइवान जुड़ा, फिलीपींस भी इधर से जुड़ा कि नहीं जुड़ा। ये सब देश किससे जुड़े हैं? चीन से जुड़े हैं। और चीन के पास 2 समुद्र हैं, कौन कौन से? एक दक्षिण चीन सागर, एक पूर्वी चीन सागर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए चीन एक लैंडलॉक देश नहीं है। कोई दिक्कत इसमें समझ में आ रही है? ठीक है।